नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं, विभिन्न विभागों के द्वारा भी और कर्मचारी आयोग के द्वारा भी की जा रही हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज अध्ययन करेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। ठीक है दोस्तों, और क्रिया विशेषण का अध्ययन करने से पहले इस टॉपिक के बारे में संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। जैसा कि विगत क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था शब्द के प्रकारों के बारे में। उन प्रकारों में हमने अध्ययन किया था कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जब ये अध्ययन किया था तो इस कड़ी में हम लगातार अध्ययन करते हुए आ रहे हैं, जो हमारी श्रृंखला चली आ रही है, तो उसमें हम लोग विकारी शब्द के 4 प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का अध्ययन कर चुके हैं। इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग टॉपिक चालू करेंगे अव्यय, और जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा क्रिया विशेषण, लेकिन उसके पहले संक्षिप्त उसके रूपरेखा जान लीजिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक का अध्ययन करने के पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना आवश्यक होता है, जिससे कि उस टॉपिक को पढ़ने के प्रति हमारी जो जिज्ञासा है, हमारा इंटरेस्ट है, वो बना रहे। ठीक, तो सबसे पहले हम अव्यय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है, फिर अपन जो आज का मेन टॉपिक है उस पर हम प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अव्यय, तो अव्यय के बारे में हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि यह एक अविकारी शब्द है। यह एक क्या है? अविकारी शब्द है। इसके साथ ही दोस्तों हमने कुछ चीजें और देखी थी इसके बारे में। क्या है ये? अविकारी शब्द। ठीक, और आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अव्यय क्या होते हैं, तो अव्यय आप बताएंगे जो परिवर्तित ना किए जाएं, जो बदले ना जाएं। ठीक है, जो किसी भी प्रकार से खर्च ना हो, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय। अर्थात जिस शब्द का कुछ भी व्यय नहीं होता, जिस शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक, ये तो हो गए सिंपल सा अव्यय। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग इंग्लिश का अध्ययन करते हैं, इंग्लिश भाषा का अध्ययन करते हैं, इंग्लिश व्याकरण का अध्ययन करते हैं। जब आप इंग्लिश व्याकरण का अध्ययन करते हैं, ठीक, इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर भी आपके एग्जाम में एक कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आप लोग वहाँ अध्ययन करते हैं प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, मतलब कौन सी वस्तु के साथ कौन सा प्रीपोजिशन के ऊपर, नीचे, इन, इनटू, ऐसे आप लोग अध्ययन करते होंगे। इसके अलावा आप एडवर्ब नाम का एक चिड़िया को भी जानते होंगे, जिसका आप विस्तृत अध्ययन करते हैं। एडवर्ब जो होते हैं क्रियाओं से बारे में परिचित करवाते हैं। इसके बाद आप देखते हैं तो कुछ संबंधवाचक हो, कंजक्शंस का अध्ययन करते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त इंटरजेक्शन का भी अध्ययन करते हैं। तो जब इन चीज़ों का आप अंग्रेजी में अध्ययन करते हैं, तो क्या हिंदी में अध्ययन करना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश भी एक भाषा है और हिंदी भी एक भाषा है। भाषा की ये सौंदर्यता होती है कि कहीं ना कहीं भले किसी न किसी रूप में आपस में जुड़े अवश्य होते हैं। जैसे आप थोड़ा सा फिलॉसफी पे जाएं, थोड़े दर्शन पे जाएं, तो आप देखेंगे कि जैसे हमारे यहाँ ऋग वैदिक काल था, वैदिक सभ्यता चल रही थी, तो उस समय हमारे यहाँ क्या चलता? पितृ मातृ कहा जाता था, पिता को पितृ कहा जाता था। ठीक, और उसी से ऐसा निकल कर आया, आप जाएंगे तो क्या लिखा लगा रहता? फादर, मदर। तो लगभग उससे मिलते जुलते शब्द कहीं ना कहीं से प्रयोग होते हैं। तो जितनी भी भाषाएं होती हैं, पूरा ना सही, 100% ना सही, परंतु कुछ ना कुछ प्रतिशत वो आपस में क्या होती हैं? कनेक्टेड होती हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हिंदी में भी यही चीज़ है। जब आप अंग्रेजी पढ़ते तो अंग्रेजी में आप पढ़ते हैं प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, एडवर्ब, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, और इन्हीं का हिंदी रूपांतरण हम लोग अध्ययन करने होते हैं अव्यय के अंतर्गत, जिससे कि जो हम शब्द बोलते हैं उसका उचित अर्थ निकल पाए, और सामने जो हमारे बैठे, जिससे हम अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं, जिनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, वो हमारी बातों को स्पष्टता समझ सकें। ठीक, तो चलिए इसी कड़ी में आज हम लोग अब देखते हैं अव्यय के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार का हमें अध्ययन करना। ठीक, अव्यय के क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों 4 चीजें होती हैं, बेसिकली चारों चीजों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करते हैं। पहली चीज आपके निकल कर आती क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक, पहले हिंदी में हम लिख देते हैं, फिर का सभी का हम इंग्लिश रूपांतरण भी आपको बताते हैं।
परंतु आप ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी शब्द का, कोई भी शब्द होता है चाहे उसका पर्यायवाची ही क्यों ना हो, पूर्णतः एक समान नहीं होते। उनके अर्थों में, प्रयोग में भले 1% भी अंतर हो, वो अंतर अवश्य होता है। 1%, 2%, 5% अंतर अवश्य होता है। जैसे आप एक शब्द को हम बता रहे हैं आपको, पानी और जल, क्या होता है? पानी होता है और जल दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्या है? पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है चाहे पानी का प्रयोग करें चाहे जल का, दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। परंतु आप जब पूजा पाठ करते हैं वहां पर आप ये नहीं बोलते कि पानी लेकर आइए, वहां पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जल। क्या करते हैं? जल का प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग नहीं करते। क्योंकि पानी किसी भी प्रकार का हो सकता है, साफ सुथरा भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है, और आप देखा जाए तो इधर गटर का पानी भी हो सकता है कहीं पर भी हो सकता है पानी। परंतु हम जल का प्रयोग करते हैं जिसका मतलब होता है शुद्ध, शुद्धता। अर्थात जब पानी क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है, शुद्ध होता है, उसमें गंदे वो क्या कहला पूजा पाठ में प्रयोग किया जाने लगे तो हम उसे जल का कहते हैं। तो आपने यहीं पर गौर कर लिया, पानी और जल एक दूसरे के पर्यायवाची तो हैं, परंतु परिस्थितियों के अनुसार दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। हर जगह आप पानी का प्रयोग नहीं करते और हर जगह आप जल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो चलिए, पहला लिख दिया हमने क्रिया विशेषण, दूसरा लिखेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक, ठीक। तीसरा लिखेंगे समुच्चय बोधक, जोड़ लीजिएगा। और चौथा होता है आपका विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। अब जैसा कि हमने कहा था, इनकी इंग्लिश भी थोड़ा सा देख लेते हैं तो आप गौर करिएगा। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। इसके बाद आप लिखा है संबंध बोधक अव्यय, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशंस। क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय मतलब प्रीपोजिशन, जो पढ़ते इन, इनटू, ऑन, ये सब क्या है आपके? प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। इसके बाद आप लिखते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को आप कहते हैं कंजक्शन। जो पढ़ते हैं दोस्तों आइदर आर, नाइदर नॉर, ये इनका अध्ययन आप लोग करते होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? क्या? समुच्चय कहते हैं। इसके बाद लास्ट होता है विस्मयादि बोधक, इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। तो आप देखिए गौर से, आप लोग इंग्लिश में इनका विस्तृत अध्ययन अवश्य करते हैं और हिंदी में भी हमें इसका अध्ययन करना रहता है, जिससे कि हम अपने जो वाक्य है उसको बहुत अच्छे तरीके से निर्मित कर सके, वाक्य निर्माण प्रक्रिया आसान हो सके, ठीक है। अब ये आपके चारों चीज हो गए तो आप याद रखेंगे अव्यय मतलब अविकारी शब्द कितने प्रकार हैं। पहला हो गया आपका क्रिया विशेषण, दूसरा हो गया संबंध बोधक अव्यय, तीसरा हो गया समुच्चय और चौथा हो गया विस्मयादि बोधक। याद कैसे रखेंगे? याद करने के लिए दोस्तों, क्रिया विशेषण का संबंध समुच्चय में आया, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाया। तो अव्यय के 4 प्रकार याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्रिया विशेषण का संबंध समुच्चय में आया, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाया। अर्थात क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या वाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक। ये आपके 4 प्रकार। इसके अलावा अव्यय का एक प्रकार हम लोग और अध्ययन करते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है वाक्य में जोड़ देने के लिए, वो होता है आपका निपात। क्या होता है? निपात। बस निपात से एक प्रश्न बनता है कि निपात जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए ना से निपात होता है और ना से ना होता है। तो निपात के कितने प्रकार होते हैं? निपात के आपके 9 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हो गए आपके? 9 प्रकार, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब आते हैं आज के अपने टॉपिक्स में, क्रिया विशेषण। और जितने भी प्रकार हैं दोस्तों सभी के एक एक वीडियो हम लोग देखेंगे, और जिसमें समय भी कम रहेगा, 10-15 मिनट से मैक्सिमम वीडियोस रहेंगे और सभी ये अध्ययन कर लेंगे हम लोग, ठीक। तो चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है कौन सा है? क्रिया विशेषण। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो आज की हेडिंग हमने डाली क्या? क्रिया विशेषण।
जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, एडवर्ब। ठीक है, अब नाम से स्पष्ट है और नाम के आधार पर ही हम इसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों, एडवर्ब लिखा, वर्ब के पहले कुछ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। जैसे अब चूंकि आप लोगों के दिमाग में थोड़ी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकती है कि सर ने यहाँ विशेषण इसको भी दिया है और विशेषण हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जिसे हमने कहा था एडजेक्टिव। क्या कहा था दोस्तों, एडजेक्टिव। और वहाँ का जो विशेषण, जो हम लोगों ने विशेषण पढ़ा है दोस्तों, थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में जाइए जिससे विगत क्लास में, कि उस विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता होता है। क्या मतलब होता है उसका, वो जो विशेषण होता है वो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। परंतु यहाँ पर विशेषण के पूर्व क्या लिखा, क्रिया। मतलब कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो केवल क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर आपको 2-3 फैक्ट आपको मेनली दिमाग में रखना है अपने। क्या रखना है, पहला फैक्ट आप तो ये रखेंगे, क्या, क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। दूसरा है आप लिखेंगे क्रिया के पहले आते हैं, क्रिया के पूर्व प्रयोग। ये 2 बातें आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, क्रिया की विशेषता बताते हैं और क्रिया के पूर्व प्रयोग होते हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर ने विशेषण तो बता दिया, साथ में हम लोग प्रविशेषण भी पढ़ा। क्या पढ़े थे, प्रविशेषण। तो अब दोस्तों आप ये गौर कीजिए, वहां पर जो प्रविशेषण होता है तो यहाँ पर भी होता है। क्या होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि वह अच्छा गाती है। क्या बोला हमने, वह अच्छा गाती है। एक यहाँ सिंपल से एक शब्द लिख रहे हैं जहां से थोड़ी और चीजें आपकी अच्छी होती जाएंगी। वह है अच्छा गाती। ठीक, अब ये जो अच्छा शब्द है, क्या वह की विशेषता बता रहा, नहीं। जब विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले आते हैं या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तब आप कहेंगे उसे विशेषण। परंतु जब कोई शब्द विशेषता बताने वाला कोई भी शब्द किसके पूर्व आ जाए दोस्तों, क्रिया के पूर्व आ जाए। किसके पूर्व आ जाए, क्रिया। अब यहाँ पर देखें तो गाना क्या है, क्रिया हो गई कि नहीं हो गई। ठीक, और ये क्या होगा, अच्छा गाती, मतलब उसकी विशेषता क्रिया कैसे करती, अच्छा गाने क्रिया करती। तो यहाँ पर अच्छा क्या हो जाएगा, आपका अच्छा हो जाएगा क्रिया विशेषण। अब चलिए कुछ चीजें देखते हैं, क्रिया विशेषण के प्रकार कितने हो सकते हैं और किस रूप में प्रकारों का अध्ययन करें। तो कोई भी आप कार्य कर रहे हैं दोस्तों, कार्य करने में 4 चीजें होती हैं। कोई भी आप क्रिया संपन्न कर रहे होते हैं उसमें 4 स्थितियां बनती हैं। क्रम से स्थितियां देखिए कौन कौन सी स्थितियां आप जनरेट करते हैं। पहली स्थिति ये होती है कि आप जो काम कर रहे हैं किस रीति से कर रहे हैं। क्या आपके कार्य क्रिया करने की रीति क्या है, एक प्रकार से आप विधि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं कि आपके क्रिया करने के रीति क्या है, या आप इंग्लिश में बोले तो मैनर क्या है। क्या कह सकते हैं, आपका मैनर क्या है, विधि क्या है। ठीक, तो पहली चीज हो गई, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसका तरीका क्या है, रीति कह सकते हैं। इसी को आप क्या कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं, और इसी को आप कह सकते हैं तरीका। ठीक, पहली चीज तो ये निकल आती है। अब जब रीति या विधि आ गई तो आपके दिमाग में दूसरी चीज होती है कि क्रिया हम क्या करें, कब घटित हो रही है, ठीक, या कहाँ घटित हो रही है। करने का तरीका आ गया ना, अब वो तरीका जो अपना कहाँ कर रहे हैं आप, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई क्रिया है, तो एक पहली चीज निकल कर आती है, उसके रीति क्या है, विधि का, किस तरीके से आप उस कार्य को संपन्न करेंगे। दूसरा आता है आप कहाँ पर संपन्न करेंगे। क्या आएगा, कहाँ पर, जिसे आप कह सकते स्थान, मतलब किस स्थान पर करेंगे संपन्न, आप उसे करेंगे। तीसरी चीज निकल कर, स्थान जब आ गया तो स्थान निकल कर आ गया तो कब करेंगे, मतलब समय, कब कह सकते हैं, जिसे हमने कहा समय। क्या आ गया, समय। और चौथी आप किस मात्रा में उसे करेंगे, क्या हो जाती है, मात्रा, कितनी मात्रा में करें, कितनी मात्रा में नहीं करें। तो कोई भी हम कार्य करते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमें खाना बनाना है, रोटी बनाना है, कुछ भी करना है, तो रोटी बनाने की क्रिया करनी कि नहीं करनी, तो यहां पर हो जाएंगे हम उस रोटी को बनाने के लिए कौन सी विधि को अपनाते हैं। क्या करेंगे, रोटी बनाने के लिए हम कौन सी विधि को अपनाते हैं। दूसरी चीज, जब विधि हमने सोच ली, कहां पर बनाएंगे, कब बनाएंगे और किस मात्रा में बनाएंगे।
चारों चीज आवश्यक होती है किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, ये जब तक 4 पिलर आपके दिमाग में नहीं आएंगे तो आप किसी भी कार्य को विधिवत रूप से संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए याद रखिए, किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे और कितनी मात्रा में करेंगे। ये चारों चीज हो गई। कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, उसका मतलब परिणाम कितना। रोटियां हमें बनानी है मान लीजिए, तो ऐसा थोड़ी है कि हम सीधे लाएं 10 केजी आटा और बना के रख दें, खाने वाले 2 हैं तो हम ध्यान देंगे कि भाई रोटी बनानी 2 लोगों के हिसाब से, तो हमें 4 या 6 मात्रा में बनानी होगी। कब बनानी है, तो या तो आप दोपहर में या रात में, ऐसा थोड़ी है कि आप उठ के सुबह बनाने चालू कर देंगे, उसका भी समय निर्धारित, स्थान भी निर्धारित होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप जाके बीच रोड में बनाने लगे, उसके लिए भी आपने स्थान निर्धारित किया होगा कि जो रोटी बनाने की क्रिया कहाँ पर करेंगे, हम किचन में करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, तो ये भी आपने सोचा होगा कि आटे को आराम से गूंथेंगे, जिससे कुछ देर रखेंगे तो उसमें क्या आना चाहिए, थोड़ा सा बढ़िया स्मूथ हो जाएगा और अच्छी रोटियां बनेंगी। ठीक, तो ये चारों आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। चलिए अब चारों प्रकार लिखते हैं हम। सबसे पहला प्रकार, पहला हमने क्या कहा, क्रिया किस रीति से करेंगे, तो इसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मतलब रीति मतलब क्या होगा कि करने की विधि, किस रूप में होगी क्रिया। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा देखते हैं अपन कि हमने कहा कि वह ध्यान पूर्वक सुनती है। क्या कहा हमने, वह ध्यान पूर्वक सुनती है। तो अभी हमने बताया रीति में क्या होता है, कैसे करना है, विधि यही होती है ना, कैसे करेंगे कार्य, कैसे आप पढ़ाई करेंगे। तो हमने क्या कहा, वह ध्यान पूर्वक सुनती है। तो हमने प्रश्न किया वह कैसे सुनती है या किस प्रकार से सुनती है, तो इसके आंसर मिल जाए तो हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है, जो चीज अभी डिस्कस करी हमने, इसका मतलब होगा दोस्तों कैसे या किस प्रकार, कैसे या किस प्रकार से। क्या होगा, इसकी पहचान आपको निकालनी होगी, तो आप निकालेंगे कैसे या किस प्रकार से का प्रश्न करने पर यदि आपको उत्तर मिल जाए तो वहां पर कौन सा क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक, इसकी पहचान के लिए आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या हो सकता है। इसके पहचान के लिए कुछ शब्द 2-3 लिख के देख रहे हैं, ध्यान पूर्वक, भली भांति, तेज। मान लीजिए हमने कहा, एक वाक्य बोला हमने कि कोई धावक मान लीजिए है मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह तेज दौड़ते हैं। हमने क्या कहा, मिल्खा सिंह तेज दौड़ते हैं। जब मिल्खा सिंह को हमने तेज तो दौड़ा दिया, तो फिर हमने एक प्रश्न किया कि मिल्खा सिंह कैसे दौड़ते हैं। हमने क्या प्रश्न किया, मिल्खा सिंह कैसे दौड़ते हैं, तो आंसर क्या मिला, मिल्खा सिंह तेज दौड़ते। तो तेज किस प्रकार का विशेषण होगा, तेज आपका हो गया दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है, एक वाक्य कुछ दिया गया था, मान लीजिए यही वाक्य था कि मिल्खा सिंह तेज दौड़ते हैं। इस शब्द में तेज क्या है, तो तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है, रीतिवाचक। क्यों, आपने प्रश्न क्रिया की किससे, क्रिया से, कि मिल्खा सिंह कैसे दौड़ते हैं, तो मिल्खा सिंह कैसे दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरा हमने कहा कब, क्रिया का एक तो पता कर लिया हमने कैसे करना है। दूसरी बात हमने देखी थी कि रीति तो पता चल गई, रीति के बाद हम ये देखते हैं कि क्रिया कहाँ घटित हुई। तो कहाँ मतलब स्थान, तो अगला प्रकार आपका हो जाता है स्थान वाचक क्रिया विशेषण। जब आप स्थानवाचक क्रिया विशेषण पर चर्चा करेंगे तो आपको ये बात पर ध्यान देना है, स्थान का मतलब होता है कहाँ। मतलब जब कुछ क्रिया विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जिससे ये पता चले क्रिया कहाँ पर संपन्न, क्रिया के स्थान का ज्ञान होने लगे,
तो यहां पर हमें एक प्रश्न करना होता है कहां, वेयर वाला। कौन सा प्रश्न, इसकी पहचान ही हो जाएगी आपकी कहां। क्या हो गई, कहां। मतलब यदि पूछ लिया जाए क्रिया विशेषण का वह कौन से प्रकार है जिससे यह पता चलता है कि क्रिया किस स्थान पर घटित हुई है या क्रिया किस स्थान पर संपन्न हुई है, तो वह कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे अब यहां पर स्थान है, तो स्थान में आपका क्या हो सकता है, स्थान में आपका क्या हो सकता है, दो चीजें होती, या तो स्थिति का पता चलेगा या दिशा का पता चलेगा। क्या हो सकता है, जैसे हमने कहा राधा दाएं बैठी है, क्या बैठी है, राधा दाएं बैठी, तो स्थिति बता रहा है कि नहीं बता रहा। फिर यदि हम बोले एक साधारण सा है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, हमने क्या कहा, लिफ्ट में आप सभी जाते होंगे ऊपर या नीचे, तो हमने कहा लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। केस नली, जैसे ये जल कहा पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो दिशा हो कि नहीं, तो स्थान दो प्रकार से हो सकता है। क्या होते हैं इसके, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, यहां पर थोड़ा सा मेंशन कर रहे हैं, दो प्रकार इसके। पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दो प्रकार में, एक हो जाएगा आपका स्थिति, स्थिति का बोध कराने वाले, और दूसरे हो जाएंगे दिशा का बोध कराने वाले। कौन से हो जाएंगे, स्थानवाचक के दो प्रकार, एक तो स्थिति का हो जाएगा, दूसरा दिशा का हो जाएगा। तो आप क्लियर होगा, स्थिति का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सब कहला जाएंगे क्या, स्थानवाचक कहला जाएंगे। और जब आपसे बोल दिया जाए ऊपर की ओर नीचे की ओर, तो क्या कहलाएंगे, दिशा का बोध कराएंगे। ठीक है, क्रिया के होने के दिशा का बोध कराएंगे। तो आप क्लियर होगा स्थानवाचक क्या कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम दो वाक्य इधर लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा मोहन नीचे बैठा है, बैठा है, नदी ऊपर की ओर बहती है। ठीक है, या दक्षिण की ओर बहती, तो ये सब क्या है, दिशाएं हैं कि नहीं। तो अब देखिए यहां पर हमें प्रश्न करना है दोस्तों पहचान के लिए, मोहन कहाँ बैठा, क्योंकि हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हमने ये देख लिया है कि हमें क्या पता चलेगा, क्रिया कहाँ घटित हो रही, क्या पता चलेगा, क्रिया कहाँ घटित हो रही। तो मोहन कहाँ बैठा है, तो मोहन कहाँ उत्तर मिला, नीचे। तो ये जो नीचे शब्द हो जाएगा, नीचे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नीचे शब्द होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर लिखा है नदी ऊपर की ओर बहती है, पूछ रहा नदी कहाँ बहती है, पूछा गया क्या, नदी कहाँ बहती है, तो नदी ऊपर की ओर बहती है, कहाँ बहती है, ऊपर की ओर। तो ये दिशा हो गया और ये हो गया स्थिति। तो याद रखिएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्थिति, दूसरा होता है दिशा। इसके बाद तीसरा प्रकार हमने लिखा है कि कैसे, कहां, अब तीसरा होता है कब। क्या अध्ययन करना है तीसरे का, कि क्रिया कब संपन्न होगी। तो कब मतलब समय, समय का मतलब काल, तो आप इसे कहते हैं कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा प्रकार आपका होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। और काल का मतलब होता है समय, कालवाचक का मतलब क्या होता है, समय होता है। मतलब क्रिया विशेषण का वह प्रकार जिससे क्रिया के होने के समय का ज्ञान पता, समय का ज्ञान हो, वो कहलाएगा आपका कालवाचक। अब समय को दोस्तों हम तीन आधारों में बांट सकते हैं। कितने आधारों पे, तीन आधारों पे बांटते हैं। तीन आधार कैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, फिर अगले स्लाइड में लिखकर देखते हैं। अब तीन प्रकार कैसे हो सकते हैं, या तो ऐसा हो जाए दोस्तों कि अभी अभी क्रिया संपन्न हो जाए, काल बिंदु जिसे कह सकते हैं कि प्रायः हो, शाम हो, ऐसा हो सकता है, शाम सुबह, काल बिंदु एक निश्चित समय हो जाए। इसके बाद दूसरा होता है अवधि, क्या हो जाती है, अवधि, अवधि मतलब हमेशा या लगातार, मान लीजिए ऐसा कुछ हो सकता है। तीसरी होती है बारंबारता। तीन प्रकार की क्रियाएं हो सकती, कौन कौन सी, एक होती है काल बिंदुवाचक, दूसरा अवधि और तीसरी होती है बारंबारता।
तो काल बिंदु में आपका जैसे बिंदु है ना तो निश्चित बता दिया कि जैसे 4 घंटे है ना, या फिर मान लीजिए आपसे बोल दे अभी अभी आए हैं, कल आएंगे, आज, ये सब क्या होगा काल। काल का मतलब आप लोग जानते हैं टेंस, इंग्लिश में जानते हैं कि नहीं जानते। जब काल बिंदु की बात कर दी जा सकती है तो आप याद रखिए ऐसी बात हो सकती है, उस प्रकार की हो सकती है कि आज, कल, परसों, ठीक, ये क्या हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे कालवाच, काल बिंदु। दूसरा होता है अवधि। अवधि में निश्चित समय हो जाता है, जैसे हमने बोले 4 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 दिन, 1996, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे अवधिवाचक। और तीसरा होता है बारंबारता। तो कालवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, कालवाचक विशेषण के आप याद रखेंगे कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, बस इतना काम का है आपका, ठीक। और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बस ध्यान रख लीजिए। 3 प्रकार आपके हो गए, काल बिंदु, अवधि और तीसरा हो गया बारंबारता। बारंबारता का मतलब हो जाता है रिपीटेशन, जब कोई क्रिया नित्य संपन्न की जाती है, सदैव होती रहती है, रेगुलर, तो वो कहलाती है क्या, वो कहलाती है आपकी बारंबारता, ठीक है। तो चलिए इसके पहचान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद करने पे हमें समय बर्बाद अपना नहीं करना है, क्योंकि समय यही होता है स्मार्ट स्टडी का। तो जब आपसे पूछ लिया गया तो यहां पर हमने देखा कब, क्रिया कब संपन्न हुई, जैसे कहा वह अभी आया है, तो वह कब आया है मतलब अभी, कब का मतलब होता है समय, कब का मतलब क्या होता है, समय का बोध। तो आपको यहां पर कौन सा प्रश्न करना है, कब का। क्रिया पर यदि कब का प्रश्न करेंगे और यदि उत्तर की प्राप्ति हो रही तो वहां पर कहलाता है कालवाचक। जैसे मान लीजिए हमने लिखा दोस्तों, राज कल आएगा, तो आप क्या प्रश्न करेंगे, राज कब आएगा। जब आपने प्रश्न किया राज कब आएगा तो आपको आंसर क्या मिला, राज कल आएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा राधा नित्य पढ़ती है, तो राधा कब पढ़ती है, नित्य पढ़ती है। राधा 4 घंटे से पढ़ रही है, राधा कब से पढ़ रही है, तो 4 घंटे से। एक हमने ऐसा लिखा, माया 4 घंटे से पढ़ रही है, पढ़ती है नहीं, 4 घंटे से पढ़ रही है। तो आपने क्रिया का समय क्या देखा, राधा माया कब से पढ़ रही है, तो आंसर मिला 4 घंटे। तो देखिए ये होगा आपका कल वाला जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बिंदु, ये हो जाएगा आपका कौन सा, बारंबारता, ये हो गई अवधि। क्या हो गई, 4। तो 3 प्रकार हो गए कि नहीं हो गए, ये हो जाता है आपका दोस्तों कौन सा प्रकार हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब हमने पढ़ना है एक और आखिरी प्रकार। आखिरी प्रकार पढ़ने के लिए चलिए उसमें भी हम आखिरी प्रकार देख लेते हैं। आपका आखिरी प्रकार क्या होगा, हमने क्या कहा, क्रिया कैसे संपन्न करने, किस प्रकार से करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे, और तीसरी चीज थी किस मात्रा में। जब भी हम मात्रा का बात करते हैं दोस्तों, मात्रा का उल्लेख करते हैं तो वहां पर आता है परिमाण। क्या आता है, परिमाण। तो आखिरी प्रकार कौन सा होता है, आखिरी प्रकार आपका होता है दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आखिरी प्रकार लिख रहे हैं यहां पर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब क्या होगा, मात्रा। और मात्रा के लिए हमने विगत क्लास में अध्ययन किया था, आपको थोड़ा सा मेमोराइज होगा कि कितना, कितना। जैसे आप जाएंगे ना, बोले दुकान में जाते हैं कि आप अंगूर दे दें, केला दे दीजिए, कितने दे दिए जाएं, तो आपसे हमेशा पूछे जाएंगे कितने दे दिए जाएं, या कितना देना चाहिए, या कितनी मात्रा में आप चाहेंगे। तो इसके पहचान के लिए आपको क्या याद रखना है, कितना या कितनी याद रखना है बस। 2 प्रश्न कर सकते हैं, कितना या कितनी। क्या याद रखेंगे आपको, कितना और कितनी का प्रश्न आपको याद रखना है। किसका याद रखना है, कितना और
कितनी का प्रश्न। जैसे हमने कहा राधिका खूब हंसती है, कितना हंसती है, खूब हंसती है। वह बहुत पढ़ता है या वह बहुत पढ़ती है, तो वह कितना पढ़ती है, बहुत पढ़ती है। तो आप देखिए यहां पर थोड़ा सा इस चीज पे आप डाउट में आ जाते हैं कि सर ने परिमाण लिखा, परिमाण का मतलब होता है नाप तौल मात्रा, तो हम क्रिया को कैसे तौलेंगे। तो देखिए हर चीज को तौलने के एक अलग अलग नजरिया होता है। कहते हैं ना कि बातों को क्या कहते हैं, बातों को भी तौला जाता है कि कितने दम से बात कही जा रहे हैं, कितने नहीं कही जा रहे, और सामान को भी तौला जाता है। दोनों में एक डिफरेंस होता है, ठीक। एक को हम क्या करते हैं, अपने अंतर मन से तौल कर देखते हैं। तो यहाँ पर यही चीज है, क्रिया में आप इमेजिनेशन पे जिएंगे। जैसे आप क्या करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, और जब कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तो आप क्या करते हैं, एंड्रॉइड वर्जन केवल इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे से ऐसा होगा, ठीक है, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार क्रिया की जो वैल्यू होती, पावर होती, उसको केवल महसूस कर सकते हैं कितने दम से बात कही जा रही है, ठीक। तो परिमाणवाचक में आपने क्या देख लिया कि वह खूब हंसती है, वह खूब पढ़ती है, तो कितना पढ़ती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये आपके क्रिया के मात्राओं का निर्धारण करेंगे। जैसे मान लीजिए बोला मैं जितना खाता हूं उतना मोटा हूं, मैं जितना खाता हूं उतना मोटा हूं। तो यहां पर जितना और उतना क्या हो गए, तो यहां पर हो जाएंगे परिमाण, क्योंकि खाना के पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं जितना खाता हूं, तो कितना, जितना, कितना मोटा हूं, उतना मोटा। तो यहां पर ये आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे एक और उदाहरण बताते हैं कि सिंपल सा कोई बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है आपके साथ, तो क्या बोलेंगे, मैं थोड़ा ही चल सकता हूं, मैं थोड़ा चल सकता हूं। या तो इन्होंने ये बोलेंगे कि मैं थोड़ा चल सकता हूं या मैं थोड़ा ही चल सकता हूं। तो चलना क्रिया के पहले क्या आ गया, थोड़ा है कि नहीं आया, तो मैं थोड़ा चल, मैं कितना चल सकता हूं, मैं थोड़ा चल सकता हूं। ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बस अब थोड़ी सी बात और याद रखेंगे, ये आपका क्रिया विशेषण का टॉपिक समाप्त होता है। परंतु एक पॉइंट आता है जहां पर हम लोग कंफ्यूज रह जाते हैं। यहां पर भी हमने चर्चा की थी कि क्रिया विशेषण जो शब्द होता है हमें डाउट में कहां पर लाता है, क्रिया विशेषण शब्द और विशेषण कहां पर अंतर लाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, क्रिया विशेषण और विशेषण इन दोनों में आपको अंतर रखना है। क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आएंगे और क्रिया की विशेषता बताएंगे। जिसे हमने एडवर्ब कहा ना, एडवर्ब क्या करेंगे, वर्ब के पहले आएंगे, क्रिया के पहले आएंगे। जब क्रिया के पहले आएंगे तब वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। और यदि कोई शब्द किसी विशेषण की पूर्व संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता स्पेशली बताते हैं तब वो विशेषण कहलाते हैं, ठीक। और यहाँ पर एक दूसरी बात याद रखना है कि क्रिया विशेषण हमेशा क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, और विशेषण क्या होता है, विकारी शब्द होता है। जिससे एक सिंपल सा उदाहरण लिखते हैं कि हमने लिखा वह एक अच्छी लड़की है। अब यहां पर अच्छी क्या है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र सोच पाएंगे यहां पर अच्छी क्या है, किसके पहले आ रहा है। तो विगत क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम का अध्ययन कर चुके हैं। तो यहां पर आप देखेंगे लड़की क्या है, लड़की क्या है, तो लड़की आप पाएंगे संज्ञा, संज्ञा कौन सी है, ये जातिवाचक। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। लड़की कैसी है, लड़की की विशेषता बताई जा रही, ना कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, ठीक। जैसे फिर हमने कहा वह लड़की अच्छी लगती है। क्या लिखा हमने, वह लड़की अच्छी लगती है। अब देखिए अच्छी तो यहां पर भी है, अच्छी वहां पर भी था और अच्छी यहां पर भी है, ठीक है ना। तो अब यहां वाला अच्छी क्या है और ये वाला अच्छी, ये वाला अच्छी तो हमने देख लिया। अच्छी यहां पर क्या है, ये अच्छी हो गया आपका विशेषण। क्यों, क्यों विशेषण है, क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा के पहले आ रहा है और लड़की की विशेषता बता रहा है। परंतु जब आप यहां देखते हैं वह लड़की अच्छी लगती, तो क्या लड़की और अच्छी का आपस में कोई संबंध दिख रहा है,
तो आप पाएंगे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये किसके पहले, लगना क्रिया के पहले आ रहा है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया के पूर्व यदि आ जाए कोई विशेषण शब्द तो उसे आप क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। ये बात आप ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम गलती यहीं पर करते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया गया विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों विकल्प में दिए गए तब आप गलत कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हम लोग पुनः मुखातिब होंगे अपने अगली क्लास में, जिसमें हम लोग कुछ नया देखने की कोशिश करेंगे और अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए एमपीडिया यूट्यूब टीम की ओर से आप सभी को नमस्कार।